प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो यूज़ होंगी अभी। तो बच्चों इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो लिखा हुआ है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको मैं बताता चलूँ कि जो डिटर्मिनेंट जब हम फाइंड करते हैं तो वो होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स का है। ओके, तो ये कॉमन सेंस आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर के बगैर ये डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये कहता है कि ए डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको ना 2 by 2 में समझा देता हूँ। देखें ये ए है 2 1 3 6 और ये ए का मैंने ट्रांसपोज लेके ना फिर उसका डिटर्मिनेंट लिखा तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज क्या है 2 1 3 6। अब दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करें 12 - 3 यह आ जाएगा 9 12 - 3 = 9। तो देख ले दोनों का आंसर सेम आ गया है, इसलिए फिर हम कहेंगे कि ए डिटर्मिनेंट = ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। ठीक है, याद रखना है आपने। फिर कहते हैं इन द स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 rows और 2 columns आर इंटरचेंज्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज - ए डिटर्मिनेंट। ओके, इसका मतलब क्या कहता है? इसका मतलब ये कहता है अगर हम कोई एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, फर्ज करें ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा, इसका आंसर हम निकालते हैं तो वो आता है 20। फॉर एग्जांपल 20 आता है, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा अभी, ये मैंने लेट किया। वो कहता ये है कि अगर हम इसके नंबर ऑफ़ रोज़ या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे, मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 से, तो ये 4 5 0 और 1 2 3 7 1 2 आ जाएगा। अगर हम रोज़ कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उससे क्वेश्चन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बच्चों उससे आपने बाहर माइनस लिख देना है। ठीक है, इससे माइनस आपका बाहर आ जाएगा, आंसर इसका वही आएगा जो आपने निकाला हुआ है, मतलब आंसर इसका -20 आ जाएगा। पहले +20 था, अगर कोई एक रो इंटरचेंज कर दी या कॉलम इंटरचेंज कर दिया तो आंसर -20 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि -ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे जब कोई इंटरचेंज करेंगे। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ए डिटर्मिनेंट 0 कब होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज आर 2 आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए डिटर्मिनेंट = 0। देखिए बच्चों, उसने ये बोला है, ये देखें मैंने एक रो लिखी, इफ़ 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल, तो मैंने 2 रोज़ आइडेंटिकल, मतलब आइडेंटिकल का ये है कि 2 रोज़ आपस में सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे R1 और R3 इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जी इसका आंसर 0 होगा। ओके, अब कॉलम भी सेम हो सकता था, मैंने यहाँ पे रो बना दिया, अगर रो होगी तो आप रो के हाथ से चलेंगे। ठीक है, ये थी पहली प्रॉपर्टी। और इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है, वो कहता है कि किसी एक रो या कॉलम में, तो मैं इसमें एक कॉलम 0 0 कर देता हूँ, अगर कोई एक पूरा कॉलम या पूरी एक रो 0 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 डायरेक्ट आपने लिखना है। ठीक है, उसका आंसर 0 ही होता है। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज = 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद कहता है जी इफ़ द एंट्रीज ऑफ रो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर के देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के ए डिटर्मिनेंट। ओके, देखिए इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहते जी कि अगर हम के को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से तो हमने वहाँ से के जब कॉमन लेना है, तो इसका मतलब क्या है, देखें मैं आपको ये बात ना इस तरह समझाता हूँ। 2 3 4 एंड के 5 लिख लें इसको, और फिर इसको मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म 2 3 4 के। ओहो, चलो 6 लिख लें इसको। तो बच्चों जब आप मैट्रिक्स, दिस इज़ मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज़ डिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर किसी भी स्केलर को, मतलब किसी नंबर को, कांस्टेंट को आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने उसको सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है जी? सब के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको सब के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब अगर मैं इसको सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जब डायगोनल मल्टीप्लाई होगा तो वो के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे तो हमने के लिखा हुआ है। इसलिए जब कभी भी डिटर्मिनेंट में आप के से मल्टीप्लाई करें तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने उसमें से कुछ कॉमन लेना हुआ हो, अगर हमने के कॉमन लेना यहाँ से मैट्रिक्स में, तो हम सारी वैल्यू से के कॉमन लेंगे। लेकिन अगर हमने डिटर्मिनेंट से कॉमन लेना है तो आपने जस्ट एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा बात को। नेक्स्ट कहता है इफ़ ईच एंट्री ऑफ रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, किसी एक रो या कॉलम में दो टर्म्स जमा हो के आए, ठीक है, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। आप देखें यहाँ पे इस कॉलम में दो टर्म्स जमा हो रही हैं, ठीक है, बाकी ये वैल्यूज़ ऐसे लिखी हैं। तो हम इसको जब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसका एक कॉलम लिखेंगे और अगली दोनों कॉलम्स को सेम लिखेंगे, प्लस ये देखें पहले A1 1 A2 1 A3 1 पहले इसको लिखेंगे, ये सेम, प्लस अब इधर से दूसरी जो वैल्यू थी वो लिखेंगे B1 1 B2 1 B3 1 और अगले दोनों कॉलम्स को सेम लिखेंगे। तो ये हमारे पास देखें ना, ये दो कॉलम और ये दो कॉलम सेम है। इसको हमने इनको क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे दो थे, सम हो रहे थे ना, तो इसको अलग लिख दिया, प्लस इसको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जब इसको डिटर्मिनेंट में अलग अलग करेंगे। 7th वाली प्रॉपर्टी में कहता है इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ एडिड अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ अनदर रो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए मॉड। उसका कहने का मकसद ये है, आपके पास इस तरह से कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो वो कहता है इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ रो और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एडिड टू अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। देखें जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हम इसको किसी भी नंबर, इस पूरी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में या दूसरे, मतलब अगर रो की बात करेंगे तो दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर कॉलम की बात करेंगे तो किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम ये 1 है तो इसके नीचे 0 बनाना हो तो हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं जी R2 माइनस 2R1। ओके, इसको देखिए मैंने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और R2 में से माइनस कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। ये 4 है, 1 माइनस 4 माइनस 3, ये 6 है, 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा -1। ओके, इसी तरह जब आप इसको लिखेंगे 3 को 0 करना है तो आप लिखेंगे R3 माइनस 3R1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब सॉल्व कर देखिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 माइनस 3 0, ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 है, 1 माइनस 6 माइनस 5, ये -9 है, 2 माइनस 9 माइनस 7। तो हम एक्सपेंड करेंगे उस कॉलम या रो को जिसमें सबसे ज़्यादा 0 होंगे। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, -3 -1 -5 -7 -0 प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगी टर्म्स, ये आ जाएगा 21 -5 16 आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो इसका आंसर भी 16 आएगा और इसका आंसर ऐसे भी 16 आएगा, ठीक है। आप किसी रो को किसी नंबर से मल्टीपल करके दूसरी रो में आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन कर सकते हैं उसकी। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल। आपने क्या करना है जी, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ऐसे 2 0 0 0 4 0 0 0 1 ऐसे दिया गया हो, या 2 3 4 0 1 2 0 0 4 लिख ले, ऐसे दिया गया हो, तो देखिए डायगोनल के नीचे 0 हो जाए या डायगोनल के ऊपर 0 हो जाए या दोनों साइड पे 0 हो जाए, ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाती है ना। तो
तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास, इस तरह की मोस्टली फॉर्म बना करेगी, ठीक है। अगर डायगोनल के नीचे 0 0 हो जाए तो हम उसको अपर ट्राइंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो आपने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज़, आपने इनको अच्छे तरीके के साथ करना है, ठीक है। और ये करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 3.3 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की वो कंप्लीट हो जाएगी, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।